हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 2025 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस शिफ्टेड फ्रॉम कॉस्ट आर्बिट्रेज टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी इन ग्लोबल वैल्यू चेन। दिस इज 100% ट्रू। दुनिया भर की कंट्रीज इस समय पे इन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी पर बहुत फोकस कर रही हैं। उसका रीजन ही यही है कि ऑल द बिग नेशंस एंड all the developing economies now focus on this thing because they want that they should be become indispensable for the world। जहां पर आज पूरी दुनिया चाइना की अलग अलग जो पॉलिसीज हैं उनसे परेशान है, वहीं पर अब कंट्रीज चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। एंड इंडिया हैज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव, और वी कैन से टू रिप्लेस चाइना। सो इंडिया ऑल्सो वांट टू इंप्रूव देयर स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 100% ट्रू हेयर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है, while global output expanded by less than 1%, अफ्रीका लेड द रीजनल ग्रोथ, इंडिया डिफाइड द स्लोडाउन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जहां पे एक तरह से ग्लोबल आउटपुट एक्सपैंड सिर्फ 1% से भी कम पे हुआ है, वहीं पे अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, यूरोप की स्टैग्नेंट है, लैटिन अमेरिका की डिक्लाइन हुई है, और इंडिया ने स्लो डाउन के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इंडियाज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंक्ड इंप्रूव्ड बाय 3 प्लेसेस। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है हाउ competitive your industries or your manufacturing units are becoming now. So we are ranked 37th globally. This is also true. So 1, 2 and 3 is the correct statement. अब इसका आंसर भी देख सकते हो। यहां पे देखिए, ग्लोबल आउटपुट ग्रो ओनली बाय 0.7%, अफ्रीका वाज द ग्रोथ लीडर, यूरोप स्टैग्नेटेड, लैटिन अमेरिका डिक्लाइन, इंडिया डिफाइड द स्लो डाउन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Question number 2, manufacturing GVA growth in Q2 financial year 2026 exceeded 9%, higher than overall industrial growth. This is true. Manufacturing का जो GVA growth है वो exceed करा है 9% से। This is correct. The manufacturing PMI has stayed above the neutral benchmark of 50 for over 2 years. The manufacturing PMI has stayed above the neutral benchmark. बिल्कुल सही है, ये expansion mode पे है। That's correct. Medium and high tech manufacturing now account for more than 50% of India's total manufacturing value added. This is wrong. Medium और high tech manufacturing 50% से ज्यादा नहीं है, ये 50% से कम है। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो 50 से अबव है। दिस इज ट्रू। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। Let's discuss this. Manufacturing GVA in Q2 financial year 2026 was 9.13, whereas overall industrial GVA was 5.9. PMI has above 50, that is expansion zone. Then while the share is rising, it currently stand at 46.3%. ये मैं बोल रहा था 50% से ये नीचे है अभी। Question number 3. Analyze the shift in India's industrial financing. The moderation in banks' credit growth from 9.39% to 8.24% represent a structural diversification where firms use multiple funding sources. ये बिल्कुल ठीक है। आज जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अब ये डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर दे आर ऑल्सो इशूइंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से फंड रेज करना। सो दीज दे आर फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेशन आर इंक्रीजिंगली बाईपासिंग बैंक्स टू रेज कैपिटल थ्रू कमर्शियल पेपर एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। दिस इज ट्रू। कमर्शियल पेपर इशू करके या कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके। नॉन बैंक फाइनेंशियल फ्लोज हैव बीन अ CAGR of over 17% between financial year 2020 and 25. This is also correct. Non-bank financial flow जो है उसका जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 17% है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज D, 1, 2 and 3। ये देख सकते हैं आप। तो दीज आर ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट हेयर। और डोमेस्टिक फाइनेंशियल फ्लो तो इवन उससे भी तेज बढ़ रहे हैं, 28.6। और ये अच्छी चीज है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज कर रही हैं उससे बैंक्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है, और दूसरा कंपनीज भी अलग अलग फॉर्म से फंड रेजिंग कर रही हैं। दैट विल फर्दर ओपन द funding resources for all of them.
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ्स डालता हूं, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लिंक्स शेयर करता हूं, और साथ साथ में जो बच्चे 27-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स जो इकोनॉमी के होते हैं उनको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता भी हूं। आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट रील्स बनाता हूं 1 मिनट की, जैसे जीडीपी जीवीए में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजीज क्या है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में डिफरेंस क्या है। तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर इंडस्ट्रीज आर करेक्ट? इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज के कंटेक्स्ट में है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ क्रूड स्टील एंड सीमेंट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील और सीमेंट का। इंडिया पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन इज नियरली डबल द ग्लोबल एवरेज ड्यू टू स्मार्ट सिटीज एंड हाउसिंग। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। डबल कैसे हो सकता है? अगर डबल हो जाता तो बात ही अलग हो जाती। It is not doubled, so this is a wrong statement. The PLI scheme for specialty steel is designed to reduce the production of low value steel in favor of high value segment. बिल्कुल ठीक है। जो इस समय जो PLI स्कीम का फोकस है वो ऐसे स्टील्स को बनाना है जो स्पेशली बहुत ज्यादा वेट और साथ साथ में जो प्रोडक्शन पैटर्न है उसको सपोर्ट कर सके। तो लो वैल्यू स्टील जो हमारा पहले हम लोग प्रोड्यूस करते थे उससे नाउ वी आर शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू स्टील और स्पेशलिटी स्टील। सो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ए 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। देख लेते हैं। इंडिया होल्ड द सेकंड स्पॉट ग्लोबली फॉर बोथ कमोडिटीज। इंडियाज पर कैपिटा कंजम्पशन इज 290 kg which is much lower than global average of 540। तो ग्लोबल एवरेज जो है 540 kg और इंडिया इज मच लोअर इन दैट। और पीएलआई स्कीम जो है वो स्पेशल स्टील के ऊपर फोकस कर रहा है। दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। राइजिंग प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन और इंपोर्ट जो कैपिटल गुड्स का है वो ये साफ साफ दिखाता है कि इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ओरिएंटेड। India is the world's largest market for two-wheeler, three-wheeler, and third largest for passenger vehicle. This is true. The phase 2 capital goods scheme focus primarily on subsidizing the purchase of imported machinery. No, they are focusing on developing the latest technology. Modernization पे focus है। सब्सिडीज पे फोकस नहीं है फेज 2 का। फेज 2 कैपिटल गुड्स स्कीम है मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट का, नॉट ऑन सब्सिडाइजिंग द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज रॉन्ग। 1 and 2 is the correct statement. When importing domestic production of capital goods, right, it reflect a capital expenditure boom. India ranking in two-wheeler, three-wheeler, passenger vehicle are at the historic high. Phase 2 focus on technology development and center of excellence, not just import subsidies. तो ये statement जो है इसके according the third statement है हमारा वो incorrect है। Question 6th, electronic rose from being the 7th largest export in financial year 2022 to 3rd largest in financial year 2025। इस पर तो बहुत बातचीत भी चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इंडिया ने सच में बहुत ही जबरदस्त काम किया है एंड थैंक्स टू पीएलआई स्कीम। और इंडिया अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है बाय वॉल्यूम। तो इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट अभी भी चाइना है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एम फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी थ्रू फैब डिजाइन एंड पैकिंग। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में भी हमारा फोकस ये है कि सेमीकंडक्टर्स के में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे उसे हमें कम करना है। फैब्रिकेशन प्लांट्स इंडिया में स्टैब्लिश करना है, डिजाइन एंड पैकेजिंग को और बेहतर करना है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट इज सी 1 and 3। So electronic export reached $22.2 billion. Apart from that, India is the second largest mobile manufacturer. और statement 3 कह रहा है 76,000 crore program cover under the semiconductor strategic autonomy. Moving to question number 7, India provide 20% of global supply of generic medicine. बिल्कुल, हम लोग generic pharma capital भी हमें कहा जाता है। generic pharma capital we are. Then the sector is currently transitioning from a focus on value to a focus on volume. नहीं, ये उल्टा है। हम वॉल्यूम से अब वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली जो हाई पेटेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोसिमिलर्स के ऊपर भी हमारा फोकस है। तो सेकंड स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, वी आर फोकसिंग फ्रॉम वॉल्यूम टू वैल्यू। तो पहला 1 only इज द करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे। India is the pharmacy of the world, leading in generics. The transition is from volume to value through biosimilar and innovation. तो second statement incorrect है। Question number 8.
Which of the following is a major structural challenge reform for Indian textile industry? The industry is shifting from traditional cotton heavy model to man-made fiber intensive model. This is correct. Focusing on textile development. PM Mitra Park aim to create an integrated textile cluster to improve global competitiveness. बिल्कुल हम चाहते ही हैं कि टेक्सटाइल में इस तरह का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करें कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई क्लास हो, क्योंकि जो हमें स्टिफ कंपटीशन मिलता है स्पेशली बांग्लादेश से जो मिल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस. सो अंडर द पीएम मित्रा पार्क वी एम टू इंटीग्रेट टेक्सटाइल क्लस्टर. दिस इज ट्रू. टेक्सटाइल करंटली कंट्रीब्यूट लेस देन 5% इन मैन्युफैक्चरिंग जीवीए. नहीं, ये अराउंड 12% के आसपास है. इट्स नॉट 5% अराउंड. सो 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ग्लोबल डिमांड इज हाई फॉर मैनमेड फाइबर. दैट इज ट्रू. पार्क बेस्ड मॉडल रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट. टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट 11% में, 12% मैंने गलत बोल दिया. इट इज अराउंड 11%, नॉट 5%. सो दिस इज करेक्ट. Question number 9. With reference to PLI scheme, the scheme cover 14 sector with an outlay of approximately 1.97 lakh crore. ये स्कीम इस समय हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है. ये स्कीम 14 सेक्टर पे फोकस करती है और इसमें जो टोटल बजट अप्रोक्सीमेटली है 1.97 लाख करोड़ का है, जिसमें अगर आप इंक्रीमेंटल सेल्स करते हो तो आपको बहुत अच्छे इसमें इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो यहां पर जो स्कीम है वो टारगेट बेस्ड इंटरवेंशन पे, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, प्रोडक्शन करोगे, उतने ही आपको यहां पर बेनिफिट्स मिलेंगे. द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जनरेटेड इज नियरली 9 टाइम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रियलाइज. द स्कीम हैज डायरेक्ट, ये बिल्कुल सही है, 9 टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट रियलाइज. दिस इज ट्रू. द स्कीम हैज डायरेक्टली रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ओवर 50 लाख जॉब्स. ना, ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया. दिस इज रॉन्ग. सो 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. देख लेते हैं. 18.7 लाख करोड़ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वर्सेस 2 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट रियलाइज. दिस इज 9 टाइम. द स्कीम हैज क्रिएटेड 12.6 लाख जॉब, नॉट 50 लाख. तो इस तरह के थोड़े से स्टेटमेंट्स का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकनेस इन इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम. इंडियाज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक हैज स्टैग्नेंट. नहीं, अब तो इंप्रूव हुई है. वी आर नॉट 38th नंबर पे हैं हम. इट इज नाउ इंप्रूव्ड. वी आर ऑन 38th नंबर. Gross expenditure on research and development is only 0.64% of GDP. This is true. अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करो, स्पेशली अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज का छोड़िए, अगर आप चाइना के कंटेक्स्ट में बात करें तो दे आर मोर देन 2%. तो दैट इज मोर. The business sector in India contribute less than half of the total expenditure. This is also true. जहां पे बाकी बड़े देशों में ये 70% से ज्यादा है बिजनेस सेक्टर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, ये इंडिया में हाफ से भी कम है टोटल R&D एक्सपेंस का. देख लेते हैं. GII रैंक इंप्रूव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 66 to 38. दिस इज ट्रू. रिसर्च में आप देखो इंडिया का 0.64% है, वहीं यूएस एंड चाइना 2 से 3% तक का करते हैं. वहीं बिजनेस सेक्टर R&D इज ओनली 41%. इन मोस्ट इनोवेटिव नेशन इट इज 70+%. यानी इंडिया नीड टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और मैं अपनी हर क्लास में यह बात कहता हूं कि R&D के ऊपर खर्चा करिए, डेवलपमेंट अपने आप होगा, क्योंकि R&D मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आता है इकोनॉमी के अंदर. तो जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेंगे, उतना ही आपको फ्रीबीज और आगे जाके सब्सिडीज देना कम हो जाएगा. एंड इंडिया नीड टू फोकस ऑन दैट. ऑल्दो रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई है, बट रिसर्च अभी भी एक बहुत बड़ा, R&D एक्सपेंडिचर में अभी भी बहुत ही कम अमाउंट हम स्पेंड करते हैं. तो दिस इज द नीड ऑफ एन आर. क्वेश्चन 11 की बात करें. द स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर विकसित भारत @2047 इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट सब्सिट्यूशन टू अ मॉडल बेस्ड ऑन स्केल, कॉम्पिटिटिवनेस एंड GVC इंटीग्रेशन. करेक्ट. Using advanced manufacturing as a discipline mechanism to force the state to build systematic capabilities and reduce administrative discretion. Correct. The state act as risk absorber and capacity builder rather than just a regulator. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. अगर इंडिया को विकसित भारत 2047 का टारगेट अचीव करना है तो ये तीनों चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है. पहला तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें शिफ्ट करना है, स्केल, कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन करना. देखिए बिल्कुल साफ सी बात है, इंपोर्ट आप तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का प्रोडक्शन बेस स्ट्रांग नहीं हो जाए. और इंपोर्ट उन चीजों का करना जरूरी है जिनके केस में प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपकी हाई है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो. लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां पे यह है कि हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना जो ग्लोबल सप्लाई चेन में और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन क्रिएट कर सके. दूसरा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में डिसिप्लिन मैकेनिज्म लाना है, जहां पे कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस करना है और साथ साथ में हमें
रिस्क एब्जॉर्बर और कैपेसिटी बिल्डर के फॉर्म में क्रिएट होना है, सिर्फ एक रेगुलेटर के फॉर्म में नहीं। सो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहां पे आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स, दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ लेक्चर नंबर 8 फॉर इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और फिर मैं बात यही कहूंगा, ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव है आपको तैयार करना कि किस तरह के क्वेश्चन सर्वे से आ सकते हैं। साथ साथ में जब आप इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें किन चीजों को स्पेशली फोकस करना है, तो उस बेसिस पर ये सीरीज बनाई गई है। एंड अगर आप सबको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।